नमस्कार दोस्त। आज हम आपके लिए राजस्थान के करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जीके पिछले 1.5 साल के पूरे कोर्स को कवर करने का वीडियो लेके आए हैं। इसी प्रकार का वीडियो हम राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में लेके आए थे, जिसमें हमने 45 मिनट के वीडियो में 18 क्वेश्चन उपलब्ध हुए थे। तो उसी प्रयास के आधार पर हम एक बार पुनः आपके साथ हाजिर हुए हैं। यह वीडियो आपके चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो या पटवारी का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। कांस्टेबल के एग्जाम वाले इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देखें, बचे हुए 3-4 दिन लगातार देखें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने इसमें करंट अफेयर्स के आधार पर राजस्थान जीके को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम राज्य व्यवस्था को, यानी कि पॉलिटी को। अभी आपको पता है पूरे देश में कोरोना का काल चल रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो यह जो लॉकडाउन लगा हुआ था वह किस आधार पर और किस कानून के तहत लगाया गया था? राज्यों में जो लॉकडाउन लगाया गया था वह लगाया था एपिडेमिक एक्ट 1987 के तहत। और भारत में यानी केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था वह लगाया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। एपिडेमिक एक्ट 1987 है जो 1897 में पुणे में जो प्लेग फैला था, आपको पता है उस समय एक हत्या कर दी गई थी, जिस हत्या के तहत बाल गंगाधर तिलक को भी पकड़ा गया था। वह इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आपको याद होगा। तो उसी में जब पुणे में प्लेग फैला था और उसी समय उस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने जो एक्ट बनाया था वही एक्ट था एपिडेमिक एक्ट 1987। उसी एक्ट के तहत समस्त राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया और 2005 में बने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। अब अगला है कि राजस्थान सरकार का पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश पारित कर दिया। अब यहाँ पर हमको यह ध्यान रखना है कि यह अध्यादेश क्या होता है, कौन जारी करता है और कब जारी करता है। अध्यादेश एक सरकारी आदेश या कानून होता है, वह तभी लागू जारी किया जाता है जब सदन ना चल रहा हो, यानी किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाया जाता है आदेश पारित करके, और यह आदेश केवल तभी जारी किया जाता है जब सदन ना चल रहा हो। अब कौन से अनुच्छेद के तहत यह जारी किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर अंदर सदन से पारित होना अनिवार्य है, यानी यह बिना पारित हुए कितने समय तक लागू रहता है? यह 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। इसमें एक बात और है, अध्यादेश कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकता, यानी 6 सप्ताह के अंदर यदि सदन द्वारा इसे पारित नहीं किया गया तो यह स्वयं खत्म हो जाएगा। तो हमको यह ध्यान रखना है कि पिछले विधानसभा सत्र में राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश पारित किया। एक बात, अब अध्यादेश को राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? वह करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल अध्यादेश को अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। यह कब लागू जारी होता है? यह तभी जारी हो सकता है जब सदन सत्र में ना हो। और यह कितने समय तक लागू रह सकता है बिना जारी हुए? यह 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। अब तीसरा है दोस्तों, दल बदलू कानून। अभी पिछले दिनों राजस्थान में इस प्रकार की खबरें आपने खूब पढ़ी होगी। तो अब हम देखते हैं दल बदल कानून कब बना, क्या है और कैसे लागू होता है। दल बदल कानून 1985 में बना था और इसके तहत 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जो है 10वीं अनुसूची। यानी एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो वह है दल बदल कानून से रिलेटेड। अब इसी 10वीं अनुसूची के तहत एक आपने केस का नाम बार बार अखबारों में पढ़ा होगा, वह है किहोतो होलोहानवाद। किहोतो होलोहानवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष जो भी निर्णय देता है उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल के तहत जो निर्णय पारित किया जाता है उस निर्णय की न्यायालय में समीक्षा हो सकती है। तो एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि कियोतो होलोहानवाद किससे रिलेटेड है, तो वह दल बदल कानून से या 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। अब इसमें मूल बात करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स यह जो सचेतक है यानी व्हीप, इसका जो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल लागू होता है उसमें यह दिया गया है दल बदल तभी लागू हो जाता है जब मुख्य सचेतक के या पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की जाए। तो अब हमको यह ध्यान रखना है कि सचेतक या व्हीप है जो खुद कब लागू होता है। यह केवल तभी लागू होता है जब सदन के पटल की कार्रवाई की बात हो रही हो, यानी सदन के पटल पर पार्टी के निर्देशों का पालन ना करें या फिर पार्टी के दिए निर्देशों के विरुद्ध वोट दें, उसी समय केवल सचेतक लागू होता है या व्हीप लागू होता है और दल बदल कानून लागू होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त अभी राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त हैं आशुतोष शर्मा, और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है या एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि सूचना आयुक्त जो संस्था है वह संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। तो यह संस्था एक सांविधिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जैसे आरपीएससी, चुनाव आयोग, इस प्रकार का जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद के तहत किया गया है वह सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। और जिन संस्थाओं का गठन संसद में कानून बनाकर किया जाता है उन संस्थाओं को सांविधिक संस्था कहते हैं। तो सूचना आयुक्त जो संस्था है वह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत गठित की गई थी। तो सूचना आयुक्त एक सांविधिक संस्था है जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल और देश में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राजस्थान में राज्य सूचना आयुक्त का गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया था और भारत राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। अब न्यूज पर चलते हैं। अभी राज्य में पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं और हमको पता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय राजस्थान के नागौर से की गई थी, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। अब ये जो पंचायतों के चुनाव है इनको कौन संपन्न कराता है? इनको संपन्न कराता है राज्य चुनाव आयोग। एक एग्जाम में यह सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि राज्य चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। राज्य चुनाव आयोग एक अलग संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत राज्य चुनाव आयोग नहीं आता। एग्जाम में यह सवाल पूछा, को ध्यान रखें। अब 73 संविधान संशोधन के तहत ये जो राज्य चुनाव आयोग है इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनकी भी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। 2016 आरएस प्री में यह सवाल पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग ने कितने चुनाव संपन्न कराए हैं। यह बात आप ध्यान रखें, राज्य में कितने पंचायतों के चुनाव हुए यह अलग है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने कितने चुनाव संपन्न कराए यह अलग है। तो राज्य चुनाव आयोग ने 1995, 2000, 2005, 2010, 15 और 2020 के चुनाव कराए हैं, यानी 6 चुनाव संपन्न कराए हैं राज्य चुनाव आयोग ने। इसी प्रकार इसी 73वें संविधान संशोधन के अधिगत एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। केंद्र में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है और राज्य वित्त आयोग वो 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित की गई है। तो उस वित्त आयोग के अंतर्गत यह वित्त आयोग नहीं आता
उस चुनाव आयोग के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग नहीं आता। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं और राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। अब है जन सूचना पोर्टल। अभी हमने कहा राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त का कार्य क्या है? सूचना आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराना। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो पहले एडवांस में इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। जन सूचना पोर्टल के तहत 44 विभागों की 80 योजनाओं की एडवांस इंफॉर्मेशन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यह आरटीआई एक्ट के तहत उसका अग्रज की तरह है, जिसमें 44 विभागों की 80 योजनाएं पहले से एडवांस इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी। इस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है और जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को चालू हुआ था। अब आगे देखते हैं लोकायुक्त। आपको पता है लोकायुक्त को लेकर देश में कई आंदोलन हुए थे। उससे पहले यानी राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिशों पर राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त का गठन हो चुका था। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। लोकायुक्त को लेकर अलग अलग प्रणालियां होती हैं, जैसे ऑम्बुड्समैन प्रणाली हो सकती है, मुख्तार प्रणाली होती है और भी अनेक प्रकार की होती हैं। मुख्तार प्रणाली जो है वह मूलतः कम्युनिस्ट देशों में जैसे रूस, चाइना वगैरह में अपनाई जाती है। भारत ने जो लोकायुक्त को लेकर प्रणाली अपनाई है वह है ऑम्बुड्समैन प्रणाली। ऑम्बुड्समैन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी। अब ऑम्बुड्समैन या लोकायुक्त जो है इसका मूल कार्य क्या होता है? इसका मूल कार्य होता है भ्रष्टाचार की जांच करना, चाहे मंत्री स्तर के हो या लोक सेवकों के स्तर के भ्रष्टाचार की जांच का कार्य लोकायुक्त करता है। अभी इसको लेकर चर्चा क्यों है? क्योंकि पिछली जो वसुंधरा राजे सरकार थी उन्होंने लोकायुक्त का टेन्योर 8 वर्ष कर दिया था। इस बार अशोक गहलोत सरकार ने पुनः इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब एग्जाम में यदि आए तो लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। और यह किया है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अब अगली न्यूज है राजस्थान सरकार का मुक्ति कारवा अभियान। यह जो अभियान है वह बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध है। राजस्थान सरकार का मुक्ति कारवा अभियान बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 जिसमें मानव तस्करी और बलात्श्रम और अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संरक्षण उपलब्ध है, उसी के तहत आपको यह याद रखना है। यदि वह करंट अफेयर्स में पूछे कि मुक्ति कारवा अभियान राजस्थान सरकार का है, वह किसका है, तो बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध। और अनुच्छेद 23 एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं यह दो अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 वह मानव तस्करी और बलात्श्रम के विरुद्ध है। बलात्श्रम का मतलब दोस्तों बेगार प्रथा होता है। आप राजस्थान इतिहास में या भारत के इतिहास में यह शब्द बार बार सुनने को मिला होगा। उसी के विरुद्ध में या उसी से संरक्षण हेतु अनुच्छेद 23 में मूल अधिकार दिए गए हैं, वह मानव तस्करी और बलात्श्रम से संरक्षण और अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संरक्षण हेतु है। आप ये दोनों अनुच्छेद भी याद रखें। और मुक्ति कारवा अभियान बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हमने हिस्ट्री को भी लिया है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के पिछले वर्ष के पूरे डिटेल जो वीडियो हैं वो हमने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन वीडियो को भी एक बार देख लें। आपको आर्ट एंड कल्चर जो पिछले 2 साल में जितने भी जगह, व्यक्ति और जो महत्वपूर्ण स्थान सारे कुछ न्यूज में थे, हमने उनको कवर कर लिया है। आप निश्चित होकर यह वीडियो 4-5 बार देख के जाएं। एग्जाम से पहले आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यह राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में भी लोगों से आप देख सकते हैं, लोगों के क्वेश्चन आए हैं। आप विश्वास रखें इस वीडियो को और ऊपर आई बटन में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का वीडियो दिया है, उसको आप देखें। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है बप्पा रावल का पैनोरमा। बप्पा रावल का पैनोरमा
मठाटा में स्थापित किया गया है। बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे या मेवाड़ राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था और इनके इष्ट देव एकलिंग जी थे और इनके गुरु हरित ऋषि थे। आपको यह भी बात पता होगी और एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है कि किस राजवंश के राजा खुद को दीवान मानकर राज करते थे, तो वह मेवाड़ राजवंश के राजा हैं जो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानकर राज करते हैं। बप्पा रावल ने 734 ईसा में राजा मान से चित्तौड़ को जीता और नागदा को अपनी राजधानी बनाई और बप्पा रावल ने सोने के सिक्के भी चलाए। अब अगला है कालीबाई। कालीबाई का पैनोरमा डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। कालीबाई 1947 में 19 जून 1947 में डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में हुए रास्तापाल कांड की वीर शहीद बालिका है। क्या है यह पूरा? यह है कि डूंगरपुर का सरकारी आदेश था स्कूलों को बंद करने का, लेकिन वहां के शिक्षक नानक भाई ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और शिक्षा चालू रखी, स्कूलें चालू रखी। उसके विरोध में सरकार द्वारा नानक भाई को मार दिया गया और सेंगा भाई को ट्रैक्टर से घसीटा गया। तब 13 वर्षीय छात्रा कालीबाई ने जब अपने खेत से देखा कि उनके गुरु सेंगा को ट्रैक्टर से जा रहा है तो वह उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी, तो कालीबाई को भी गोली मार दी गई। उन्हीं की याद में डूंगरपुर के गैप सागर के पास नानक जी भाई, कालीबाई और स्वामी विवेकानंद तीनों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो आप इनको इसमें आपको एक तो कालीबाई का पैनोरमा डूंगरपुर में, रास्तापाल कांड कहाँ का है, डूंगरपुर का, कब का है, 19 जून 1947। इसके कारण इसमें गुरुजी और उनकी शिष्या कालीबाई और उनका मूर्तियां और ये गैप सागर याद रखने हैं। अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस राजा के पास आए थे और कहाँ पर आए थे। तो स्वामी विवेकानंद झुंझुनू के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के पास आए थे जब वो धर्म संसद में जा रहे थे, उससे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं राजस्थान में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया। अब कब से राजस्थान में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया गया है? वह किया गया है 26 जनवरी 2020 के बाद रोजाना स्कूल में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा। अब संविधान की प्रस्तावना ये जो तिथि तय की गई है, तो हमको जानना होगा कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, कैसे बनी, क्या है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के रखे उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पूरी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किया। और लेकिन यह संविधान में जो प्रस्तावना है वह सबसे अंत में जुड़ी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में कब से अनिवार्य किया गया है? 26 जनवरी 2020 से। ये बनी कैसे? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के रखे उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। और ये संविधान में कब जुड़ी? ये सबसे अंत में जुड़ी। लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके पूर्ण हुआ था और प्रस्तावना में भी यही लिखा है कि आज हम यानी 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, यानी हम अपनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान की प्रस्तावना राजस्थान में पढ़ना अनिवार्य किया गया है 26 जनवरी 2020 को। अब अगला है इंडस्ट्रियल लेबर में राजस्थान के कौन कौन से, आपको पता है लेबर ब्यूरो जो है वो इंडस्ट्रियल लेबर हेतु इंडेक्स जारी करती है और वो जगह जगह से आंकड़े उठाती है। इसमें राजस्थान के 3 शहर आते हैं, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा। अब ये हमको ध्यान रखना है कि कौन से
इंडेक्स को कौन निकालता है? यानी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर जारी करता है लेबर ब्यूरो। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, उसको भी जारी करता है लेबर ब्यूरो। लेकिन सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एंड रूरल कंबाइंड को जारी करता है सीएसओ। इसका बेस ईयर है 2015-16। लेकिन स्टेट होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 1999 और 2000। यह क्वेश्चन भी RS 2018 प्री में पूछा गया है कि WPI का बेस ईयर क्या है 1999 से 2000। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखते हैं ऊँट अनुसंधान केंद्र और ऊँट संरक्षण केंद्र। कुछ दोस्तों करंट में तो है कि ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ होगा, वह होगा सिरोही में। लेकिन जो बात करंट में है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके में है हमको वह भी पढ़ना है, जिससे हमारा रिवीजन भी हो और उससे रिलेटेड सारे एरिया को हम कवर करते चलें। तो ऊँट संरक्षण केंद्र खुलेगा कहाँ? सिरोही में। लेकिन ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला हुआ है? वह खुला हुआ है जौहड़ बीकानेर में। अब यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, एक है सिरोही और एक है बीकानेर। हम दोनों को कवर करते हैं। सबसे पहले करते हैं बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। बीकानेर की विशेषताएं, यहाँ पर उस्ता कला यानी ऊँट के ऊपर कलाकारी करना, मथेण कला और बीकानेर की रम्मतें। एग्जाम में यह भी कई बार पूछ लिया गया है डायरेक्ट कि रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो बीकानेर की रम्मतें, बीकानेर की पाटा संस्कृति और जसनाथ जी के सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में ही मौजूद है। बीकानेर के प्रमुख स्थल करणी माता का मंदिर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है और इनके सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। बीकानेर में गणपति का मंदिर है जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल में स्थित है। बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनाया लालगढ़ पैलेस, और 1594 में राम सिंह द्वारा बनाया गया जूनागढ़ पैलेस भी बीकानेर के प्रमुख स्थलों में से एक है। अब देखते हैं सिरोही। सिरोही में सबसे प्रमुख है कुंवारी कन्या मंदिर और उसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इसमें विमल वसाई, आदित्यनाथ मंदिर, लूण वसाई, नेमीनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर, महावीर जैन मंदिर और पीतलहर या भीमशाह जैन मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड। कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड कौन देता है? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट। कर्नल जेम्स टॉड थे कौन? कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्होंने राजस्थान के इतिहास हेतु कई पुस्तकें लिखी और उन्हीं की याद में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन हर वर्ष लोगों को अवार्ड देता है, जो इस बार नॉबर्ट पीबोडी को दिया गया है। जनरल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया है। इनका उपनाम घोड़े वाले बाबा भी हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और पहली बार इन्होंने ही राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान के शहर जोधपुर को टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। इसी के साथ जोधपुर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के योद्धाओं का स्मारक भी बनेगा। इसी के साथ विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में भी जोधपुर शामिल हुआ है। यानी इस वर्ष जोधपुर कई बार न्यूज में रहा है, इसलिए हमें जोधपुर को डिटेल से पढ़ना होगा। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी स्थापना राव जोधा जी ने 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर की थी। जोधपुर के किले का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसे चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जबरोगढ़ भी कहते हैं, मिहिरगढ़, जोधानगढ़ और सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रमुख स्थल है जसवंतथड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तीसरा है चित्र पैलेस, जो अकाल राहत हेतु बनवाया गया था। चौथा है अजीत भवन, जो देश का पहला हेरिटेज होटल है। इसके बाद ओसिया को लेकर
अभी बजट 2020-21 में ओसिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसीलिए भी ओसिया एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। ओसिया के जो जैन मंदिर हैं वह महामारू शैली में बने हुए हैं और ओसिया के जो हरिहर मंदिर हैं वह पंचायतन शैली के बने हुए हैं। ओसिया में सचिचाय माता का मंदिर है जो ओस वालों की कुल देवी है। चलिए आगे चलते हैं। बारा के रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और इसी के साथ उदयपुर की जावर को भी जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जियो हेरिटेज साइट की घोषणा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं बारा जिसमें जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यानी यह चर्चा में रहने वाला स्थान है। तो इसके महत्वपूर्ण स्थानों को देखते हैं। बारा को वराह नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख मेले सीताबाड़ी मेला और ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा में लगता है, जिसे सहरिया जाति का कुंभ भी कहते हैं और सहरिया जाति अपना अस्थि प्रवाह भी यही करती है। इसके बाद ब्राह्मणी माता का मेला। ब्राह्मणी माता एकमात्र है मंदिर जहाँ पर माँ के पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ के ही दर्शन होते हैं और पीठ की ही पूजा होती है और यह सोरस्यान दुर्ग में लगता है। इसी मेले के साथ साथ वहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। अब धौलपुर बारा में प्रमुख मंदिर कौन से हैं? भंडदेवरा शिव मंदिर, जिसे हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मणी माता का मंदिर, जहाँ पर माँ के पीठ का श्रृंगार, पीठ के दर्शन और पीठ की ही पूजा होती है। तीसरा है सीतामढ़ी केलवाड़ा, जहाँ माँ सीता का अंतिम समय यही बीता था। वाल्मीकि जी का मंदिर भी यही है और सहरिया जाति का कुंभ भी यही लगता है। अभी आपको पता है कोरोना महामारी के तहत राजस्थान के सभी मंदिर बंद हैं, तो अब राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें सबसे पहला जिस मंदिर के ऑनलाइन दर्शन शुरू हुए वह है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर हैं। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वह हमने पिछले वीडियो में डिटेल्ड में कवर किए हैं, जिसे आई बटन में लिंक दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसे एक बार देखें। अब देखते हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ था। गोगा जी का उपनाम जाहर पीर, गोगा पीर या सांपों के देवता हैं। गोगा जी को जाहर पीर नाम गजनवी ने दिया था। गोगा जी के शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है और गोगा मेड़ी नाहर में स्थित है और गोगा ओलड़ी जालोर के सांचौर में स्थित है। गोगा जी के गोगा मेड़ी में मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक तो करंट अफेयर्स के ऑनलाइन दर्शन सबसे पहले किसके शुरू हुए, तो वह गोगा मेड़ी के शुरू हुए, यानी गोगा मेड़ी गोगा जी का है, तो हमने गोगा जी के टॉपिक को भी कवर किया, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, जिनका उपनाम जाहर पीर, गोगा पीर या सांपों के देवता हैं। इनके शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है, गोगा मेड़ी नाहर में स्थित है और गोगा ओलड़ी सांचौर में है। गोगा मेड़ी में मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में CBIP अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी नहर को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में CPIB अवार्ड मिला है। अब इनका विचार सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर राज्य के इंजीनियर कंवर सेन को आया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी, जहां पर 1957 में योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई और 1958 में
भारत के गृह मंत्री तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और 1958 में ही राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम राजस्थान नहर था और राजस्थान नहर बोर्ड का जो गठन किया गया उसके प्रथम अध्यक्ष थे कंवर सेन। अब 1964 में हरिके बैराज यानी पंजाब में, जहां पर व्यास और सतलज नदी को मिलाकर हरिके बैराज स्थापित किया गया, वहां से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेडवर्क्स तक जो प्रथम फेस है 204 किलोमीटर का, उसका कार्य पूरा हुआ 1964 में। अब ये जो राजस्थान नहर है उसका नाम नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। पहले नाम राजस्थान नहर था, इंदिरा गांधी के निधन के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहर है। 9 शाखाओं के साथ इसमें एक उप शाखा भी है जो जैसलमेर से गडरा रोड तक जाती है और उस उप शाखा का नाम है बाबा रामदेव शाखा। 9 शाखाएं। सबसे पहली है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा एकमात्र शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर के लेफ्ट में स्थित है। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर की सभी 8 शाखाएं उसके राइट साइड में स्थित हैं, लेकिन जो रावतसर शाखा है वह एकमात्र शाखा है जो इसकी लेफ्ट साइड में यानी हनुमानगढ़ तक जाती है, वह लेफ्ट साइड में स्थित है। ओनली 1 शाखा है, वह है रावतसर शाखा। उसके बाद दूसरी है सूरतगढ़ शाखा जो गंगानगर में है। तीसरी अनूपगढ़ शाखा, वह भी गंगानगर हेतु। चौथी पूगल जो बीकानेर हेतु। 5वीं दातोर बीकानेर हेतु। 6ठी बिसलपुर बीकानेर हेतु। 7वीं चारनावाला बीकानेर और जैसलमेर हेतु। 8वीं शहीद बीरबल जैसलमेर हेतु और 9वीं सागरमल गोपा, वह भी जैसलमेर हेतु। इसके 7 लिफ्ट नहर भी हैं क्योंकि सारा शाखाएं राइट साइड में हैं, तो लेफ्ट साइड का क्षेत्र इसका थोड़ा ऊंचा है, इस कारण वहां पर पानी लिफ्ट करके पहुंचाया जाता है। तो इसमें 7 लिफ्ट नहर भी हैं। लिफ्ट नहर पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जहां पर जिससे पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को मिलता है। इसमें इसका पुराना नाम नौहर साहबा लिफ्ट नहर था, जिसका अब नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। दूसरी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिससे पानी बीकानेर और गंगानगर को प्राप्त होता है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसका पुराना नाम बीकानेर लूणकरण सेन लिफ्ट नहर था, जिसे बदलकर अब कुंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया है। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर था, अब नाम पन्नालाल बारूपाल है। वह गंगानगर, बीकानेर और नागौर हेतु पानी पहुंचाती है। पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर और नागौर हेतु जल व्यवस्था होती है। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर था, अब उसका नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर हेतु है। 5वीं है करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर था, अब नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो जोधपुर और बीकानेर हेतु पानी पहुंचाती है। 6ठी है गुरु जम्बेश्वर, जिसका पुराना नाम फड़ोदी लिफ्ट नहर था, अब उसका नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, जिससे पानी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को प्राप्त होता है। 7वीं है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नाम पर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर था, अब नाम बदलकर जयनारायण व्यास के नाम पर कर दिया है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिससे पानी जोधपुर और जैसलमेर को प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अमेरिका के म्यूजियम में शामिल लोक कला। राजस्थान की जो भी लोक कलाएं हैं उनमें से पिछवाया जो नाथ द्वारा की लोक कला प्रसिद्ध है, उसको अमेरिका के म्यूजियम में स्थान मिला है। पिछवाया
नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं जो पर्दे पर बनाकर दीवार पर लटकाए जाते हैं। इसी के साथ राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की लोक कलाओं को भी हमें याद रखना है। जैसे थेवा कला प्रतापगढ़ की स्थित है, उस्ता कला बीकानेर की स्थित है, और नाथद्वारा की दूसरी कला और प्रसिद्ध है वह है सांझी। आप इन चारों को याद रखें। एग्जाम में बार बार इनसे पूछा गया है सवाल। पिछोइया नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, और नाथद्वारा की सांझी भी प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और केसरी सिंह बारड जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 79वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी प्रसिद्ध किताब थी चेतावनी चुंगटिया, जो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह जी हेतु लिखी गई थी। ये हमको याद रखना है क्योंकि उनकी 79वीं जयंती थी, पुण्यतिथि थी। इस कारण उनकी जो किताब है चेतावनी चुंगटिया वह हमको याद रखना है। अब एक पुराना आप दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो भी ये डिटेल्ड पिछले साल के जितने भी स्थान और क्षेत्र और व्यक्ति चर्चित थे हमने वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप एक बार उसको जरूर देख लें। जैसे यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। तो राजस्थान में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमने उस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, उसको भी आप एक बार देख लें। जैसे आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के वर्ल्ड रणथंभौर, कुंभलगढ़ ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजस्थान में खादी प्लाज्मा सेंटर का भी उद्घाटन होगा, शुरू किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो टोंक में बिसलपुर बांध स्थित है उस पर स्काडा द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। स्काडा एक कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उसी में से एक बिसलपुर बांध की मॉनिटरिंग का कार्य भी स्काडा द्वारा किया जाएगा। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है टोंक में, जो जयपुर, अजमेर, टोंक को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराता है और टोंक को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराता है। बनास नदी है जो राजसमंद के खमनोर पहाड़ी से निकलती है और यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे वर्ण आशा या वन की आशा भी कहा जाता है। यह पूर्णतः बरसाती नदी है। अब सांबर झील जो है उसी के तहत उसका संरक्षण भी चिल्का झील के संरक्षण की तरह ही किया जाएगा। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नमकीन झील है। उसका जिस प्रकार संरक्षण किया गया था उसी प्रकार समिति बनाकर राजस्थान की सांबर झील का भी संरक्षण किया जाएगा। अब सांबर झील में और चिल्का झील में जो समानता है उनको हम एक बार देख लेते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और चिल्का झील भारत की फर्स्ट रामसर साइट भी है। इसी प्रकार सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका फैलाव 500 स्क्वायर किलोमीटर तक है। यह जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है, लेकिन इसका प्रशासनिक अधिकार इस पर जयपुर का है। यह लूणी नदी बेसिन में फैली हुई है। इसमें क्यार पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है और राजस्थान में स्थित 2 रामसर साइट्स में से एक रामसर साइट सांबर झील है और दूसरी रामसर साइट केवला देव घना पक्षी विहार है। दोस्तों सांबर झील के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं हमने वो पिछले वीडियो में कवर किए हैं, आप उसको एक बार जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जवाई बांध को। जवाई बांध जो पाली के एरनपुरा स्टेशन में लूणी की सहायक नदी जवाई पर बना है, जो वर्ष 1956 में बना था और अभी पिछले दिनों अपने पेयजल सुविधाओं के कारण काफी चर्चा में रहा था। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध पाली और जालौर हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है और पाली और जोधपुर हेतु
पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर कुल 10 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। उनमें से एक कंजर्वेशन रिजर्व जवाई कंजर्वेशन रिजर्व भी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जिसे इसके संरक्षण हेतु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या प्रोजेक्ट बस्टर्ड 2013 में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में शुरू किया गया था और इस प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम स्टेट है। गोडावण को अब वैश्विक संरक्षण सूची में भी शामिल कर लिया गया है। राज्य का 17th वन महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में है और न्यूनतम वन चूरू में है। तो चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं टाइगर रिजर्व को। टाइगर रिजर्व राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रणथंबोर टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है जो सबसे लेटेस्ट में जुड़ने वाला टाइगर रिजर्व बना है। अब रामगढ़ के टाइगर रिजर्व बनाने की भी बात चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें सरिस्का अलवर में है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में है और मुकुंदरा हिल्स कोटा और बूंदी में है। और अभी तक का सबसे लेटेस्ट मुकुंदरा हिल्स कोटा बूंदी वाला टाइगर रिजर्व ही है। राजस्थान का फर्स्ट मेगा फूड पार्क अजमेर में खुला है और अजमेर का जो शुभंकर पशु है वह है खरमोर। अब ये कुछ रॉ फैक्ट्स हैं जो आप देख लें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एनहांस सेंटर झालावाड़ में खुलेगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज जयपुर का ददिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब है CSR। CSR होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बड़े उद्योगपति जितना लाभ कमाते हैं उस लाभ का कुछ हिस्सा वह समाज कल्याण हेतु खर्च करें। इस कॉन्सेप्ट का उद्गम कंपनी एक्ट 2013 में किया गया था और इस प्रकार इसे लागू करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। कॉर्पोरेट या CSR के तहत प्रोजेक्ट सेव मां गंगानगर में चालू किया गया था। CSR के तहत जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं वह अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% समाज कल्याण में खर्च करते हैं। वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, वह किसी के भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे खुद करें, NGO के द्वारा करें या सरकार को डोनेट करके। जैसे PM केयर फंड में भी ये CSR को लागू किया गया था, यानी आप CSR के पैसे को PM केयर में भी डाल सकते हैं। अब अगला है रेज। राजस्थान सरकार द्वारा यह जो योजना चालू की गई है रेज, यानी रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस, यानी कि जो भी सरकार की कॉलेजों हेतु चल संपत्ति है, यानी मूवेबल जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो टीचर हो या कुछ भी प्रकार का, उनका कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंट लेवल पर यूज किया जा सके, उसको लेकर यह योजना चालू की गई है। यह कई बार न्यूज में रहती है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है विद्यादान। यह दीक्षा पोर्टल के तहत MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ऑनलाइन एजुकेशन हेतु चालू की गई है और इसी के तहत या इसी प्रकार की एक योजना राजस्थान सरकार ने भी चालू की गई है, उसका नाम है स्माइल प्रोग्राम। यह राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है और यह भी ऑनलाइन एजुकेशन हेतु ही है। तीसरा है गोलकीपर अवार्ड। हर वर्ष अमेरिका स्थित बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं उनकी फाउंडेशन हर वर्ष ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड देती है। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पिछले साल 2 श्रेणियों में भारत को यह अवार्ड मिला। ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला और चेंज मेकर अवार्ड अलवर की पायल जहांगीर को मिला। तो दोस्तों, पिछले साल भर के जो भी करंट अफेयर्स, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, चाहे कल्चर से रिलेटेड थे, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड थे, हमने उनको
और उनसे रिलेटेड समस्त स्टैटिक जीके को कवर करने की कोशिश की। इनके अलावा भी जो थोड़े बहुत टॉपिक यदि बच जाते हैं तो हमने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिए हैं, उनको आप देख लें। और इस वीडियो के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे उनकी काफ़ी हेल्प हो। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।